हाँ जी। तो अपनी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने मेवाड़ का इतिहास शुरू कर रखा था और मेवाड़ के इतिहास में कुछ राजा पढ़े थे। शुरुआत के अंदर हमने क्लास में पढ़े थे, बापा रावल के बारे में पढ़ा था, अल्लठ के बारे में पढ़ा था, जैतर सिंह के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक क्लास में रतन सिंह और हमीर के बारे में पढ़ा था। एक क्लास में फिर हमने लाखा के और मोकल के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे कुंभा के बारे में। मोकल का बेटा था कुंभा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बताया था आपको कि पिछली क्लास का रिवीजन करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो हम पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कर ले कि हमने जो लाखा और हमीर के बारे में जस्ट लास्ट क्लास वाला एक रिवीजन करवा देता हूँ, बाकी वाले तो आपने किए ही होंगे। वो थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ कि लाखा और हमीर के बारे में क्या क्या बातें थी। सॉरी, लाखा और मोकल के बारे में, है ना। तो लाखा के बारे में तो मैंने सिंपल सिंपल चार बातें बताई थी कि एक तो उसके टाइम में जावर जो जगह थी वहां पर चांदी निकलनी शुरू हो गई थी, वहां पे सिल्वर निकलनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब है वहां की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। एक मैंने बताया था कि उदयपुर के पास में गांव पड़ता है पिछोली, और पिछोली में बंजारे ने एक झील बनवाई, इसलिए झील का नाम हो गया पिछोला। पिछोला झील बनवाई थी। किसने बनवाई थी? तो बताया था एक बंजारे ने बनवाई थी। एक बताया था कि इसके पास एक चबूतरा बना हुआ है, और वो चबूतरा किसका है? तो हमने पढ़ा था कि नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा बना उसके पास। फिर हमने और लाखा के बारे में पढ़ा था कि एक कोई बंदा था कुंभा हाड़ा, और वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। कहानी सुनाई थी मैंने, आपको याद ही होगी। फिर एक पढ़ा था कि लाखा के बुढ़ापे में जाके मारवाड़ की राजकुमारी से एक शादी हुई थी। मारवाड़ की राजकुमारी का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई के साथ शादी हुई थी। उस टाइम ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी लाखा के एक बेटे थे चुंडा के द्वारा कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा जो हंसाबाई का बेटा होगा उसको बनाया जाएगा। इसलिए वो जो सौतेले बेटे, बाद में मोकल हुआ, जो सौतेला भाई था चुंडा का, तो मोकल को बाद में राजा बनाया गया था। और चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए चुंडा को हमने मेवाड़ का भीष्म कहना शुरू कर दिया कि मेवाड़ के भीष्म। मैंने और बताया था कि चुंडा को बाद में मेवाड़ का सबसे प्रमुख ठिकाना दिया गया था सलुम्बर। और इसमें मैंने कई बात बताई थी कि सलुम्बर का जो सामंत होगा वो हमेशा राजा के राज तिलक में भाग लेगा, मतलब राज तिलक वही करेगा, वो बताएगा किसको राजा बनना है। सलुम्बर का सामंत जो होगा वो हमेशा मेवाड़ की सेना का कमांडर इन चीफ होगा, या और आप अच्छे शब्दों में कहो तो वो हमेशा सेना की हरावल में रहेगा। सेना का जो अगला भाग होता है उसको बोलते हैं हरावल, और जो पीछे वाली टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं चंदावल। वो मैंने बताई थी आपको। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो राणा जी के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो जब राणा जी नहीं होंगे उस समय राजधानी का केयरटेकर होगा, एक तरीके से राजधानी को संभालेगा। और मैंने बताया था कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हुआ करते थे, उनमें सबसे बड़ा सलुम्बर था। तो चुंडा के वंशजों को सलुम्बर तो दिया ही गया था, और सबसे अधिक ठिकाने भी उनके पास थे। सलुम्बर सहित 4 ठिकाने उनके पास थे। सलुम्बर तो बता ही दिया था, और मैंने 3 और बताए थे आपको कौन कौन से थे कि इनको अमेट दिया गया था, राजसमंद में एक जगह पड़ती है, एक चित्तौड़ में जगह पड़ती है बेगू, वो दिया गया था। और एक आपके राजसमंद में एक जगह और पड़ती देवगढ़, वो दिया गया था। मैंने बताया था कि सवाल ये बन सकता है अपने कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का महत्व बताइए। तो ये सारी चीजें अपने को बतानी। लाखा के बारे में कुल मिला के 4 बातें। जावर में चांदी, पिछोला झील बंजारे ने, उसके पास नटने का चबूतरा, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभहाड़ा शहीद हो गया था, और हंसाबाई के साथ शादी हुई। तब उसके बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि अगला राजा वो नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। फिर उसको सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया। सारे ठिकाने 16 थे, इनमें सबसे ज्यादा 4 चुंडा के वंशजों के पास थे। सलुम्बर वाले हमेशा कोरोनेशन में भाग लेते, सलुम्बर वाले हमेशा कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, सलुम्बर वाले हमेशा साइन क्या करते थे, और सलुम्बर वाले हमेशा कैपिटल को संभाला करते थे। लाखा के बारे में इतनी बात है, बस लाखा इतनी देर में रिवीजन हो सकता है आपका। अब इसके बाद में एक राजा हमने और पढ़ा था मोकल, तो मोकल के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। सीधे सिंपल सिंपल याद रखने वाले, मोकल टावर था तो शुरुआत में तो इसका संरक्षक बना था चुंडा। बाद में हंसाबाई चुंडा पे विश्वास नहीं करती तो चुंडा तो यहां से चला जाता मालवा, और मालवा का सुल्तान कोई होता है उस समय होशंग शाह, उसके पास में जाके नौकरी करने लग जाता है। और इधर मोकल का बाद दूसरा संरक्षक मोकल का जो मामा होता है रणमल, वो बन जाता है। फिर और बताया था मैंने कि रणमल ने बाद में मेवाड़ वालों की सहायता से अपने मंडोर पर कब्जा किया था, या मारवाड़ जिसको कहते हैं अपने, मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी, इस पर कब्जा कर लिया था। और फिर हमने मोकल के अंदर और पढ़ा कि बाद में मोकल ने यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। तो क्या निर्माण कार्य करवाए थे वो बताया था कि एक निर्माण कार्य तो मोकल ने यह करवाया था कि एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका परकोटा बनवाया था।
एक चित्तौड़ में जो समिधेश्वर मंदिर है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। एक चित्तौड़ में द्वारिकानाथ जी का मंदिर बनवाया था। विष्णु भगवान का मंदिर हो गया, ऊपर वाले दोनों शिव जी के हो गए। अपने भाई बाघ सिंह की याद में एक तालाब बनवा दिया बागेला, और अपनी रानी गौरांबिका की याद के अंदर एक बावड़ी बनवाई थी। एक बावड़ी का निर्माण करवा दिया था इसने। समिधेश्वर मंदिर की मैंने कई बातें और बताई थी कि बीच के अंदर जब यहाँ चित्तौड़ में राजा हुआ करते थे शक्ति कुमार, उस समय मालवा का राजा था मुंज। मुंज ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। बाद में मुंज का एक आगे वंशज हुआ था भोज, जब उसके कब्जे में चित्तौड़ रहा तो भोज ने यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था। भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण, इसलिए इस मंदिर का एक नाम हो गया त्रिभुवन नारायण मंदिर, और बाद में बदल के इसका नाम हो गया समिधेश्वर, और मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। फिर मोकल से संबंधित एक अभिलेख पढ़ा था हम, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, कि श्रृंगी ऋषि का अभिलेख क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें मैंने बताया था इसमें हमीर से लेके और मोकल तक की खूब सारी तारीफें मिलती है। अभिलेख क्यों लगवाया गया था? इसीलिए ये गौरांबिका वाली जो बावड़ी बनवाई थी इसकी जानकारी देने के लिए अभिलेख लगवाया गया था। 1428 ईस्वी का अभिलेख है, ये बात हमने पढ़ी थी और बता दी थी मैंने कि इनमें क्या क्या जानकारी दी। एक बात ज्यादा याद रखने वाली सी बात थी अपने कि लाखा के बारे में इसमें कहा गया है कि लाखा ने काशी, प्रयाग और गया का टैक्स माफ करवाया था। वो बात थोड़ी याद रखने वाली सी, तो वो बात आप याद रख लेना। एक अभिलेख, ये जो मुंज ने यहां पर हमला किया था इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो फिर मैंने बताया था हस्तिकुंडी, हस्तिकुंडी अभिलेख है जो राठौड़ राजा धवल का है, राष्ट्रकूट राजा धवल का है। 997 AD का एक अभिलेख था। लो बस इतनी सी बात। तो आप प्रत्येक क्लास का वापस रिवीजन कर लिया करें, वापस उसका पता लगा लिया करें। और फिर लास्ट में बताया था कि गुजरात के अहमद शाह ने हमला किया था, और अहमद शाह का हमला रोकने के लिए मोकल गया हुआ था, और राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है जीलवाड़ा, उस जीलवाड़ा नाम के स्थान पर रुके हुए थे। और मोकल की तरफ के 3 आदमी, एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, और एक का नाम था महपा पवार। ये मोकल को मार देते हैं। मोकल का बेटा कुंभा वहां से भाग जाता है, और मोकल की जो एक रानी थी कमलावती, उसने दूसरे दिन अहमद शाह का सामना किया था, अहमद शाह को वहां से वापस लौटना पड़ गया। इतनी जानकारी, इतनी बातें पढ़ी थी। आज अपने अगला राजा पढ़ेंगे, और अगला राजा अपने कौन है? तो अगला राजा ये आपके लिखा हुआ कुंभा। भारतीय इतिहास में उस समय सबसे महत्वपूर्ण कोई राजा हुआ था तो कुंभा हुआ था। तो कुंभा के बारे में आप नोटिस भी करना, आप पुराने पेपर देखना, और ये तो वैसे ही करना। मैं बता रहा हूं कि आप जब ये तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास में प्री के और मेंस के दोनों के पुराने पेपर होने चाहिए। और आप जब भी कोई टॉपिक हो जाए, खत्म हो जाए, तो उससे संबंधित क्वेश्चन देखा करो, क्या सवाल पूछा हुआ इससे। उससे देखो 2 चीजें होती है। एक तो अपने को यह पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कई बार अपने फालतू में धूल में लठ मार रहे होते हैं, इधर उधर की दूसरी चीजें पढ़ रहे होते हैं। और एक दूसरा, जब आपके नोट्स में से, आपकी बुक में से, जो कोई सोर्स आप पढ़ रहे हो वहां से जब कोई क्वेश्चन निकल के सामने आता है, आपके पढ़े हुए में से कोई क्वेश्चन आप पुराना देखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है यार हाँ ये सवाल मैं कर सकता हूँ, ये मुझे आता है। आपका टीचर पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगता है कि नहीं यार ये पढ़ा रहा है, ये थोड़ा ठीक तो है। वरना हमेशा अपने मन में डाउट रहता है कि यार ये मास्टर बता तो रहा है, ये बात सही होगी या नहीं होगी, पर बाद में लगता है कि नहीं यार ये इन्होंने बताई थी, ये बात इस प्रकार से यहाँ पर आई हुई है। तो कुंभा याद ही रखना आपने, कुंभा का टाइम पीरियड तक याद रखना। बाकी मैंने कहा था सन याद नहीं रखने, पर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा, ये देख लो आप। लगभग 35 साल शासन किया था। 1433 से लेके 1468 के बीच का जो शासनकाल है, 1433 से लेके 1468 तक उसका जो रूलिंग पीरियड रहा था, वो अपने याद रखने वाली सी बात। कुंभा के बारे में कुछ ही पूछ ले, मुझे याद है 2012 के मेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कुंभा के पापा का नाम क्या था। अब यूं तो अक्सर हम देखते हैं कि यार राजा महाराजाओं के माँ बाप के नाम याद करने लग जाऊं तो कितने होते हैं, पर अपने सबके याद नहीं करने, पर कुंभा जैसा कोई महत्वपूर्ण राजा हो उसके तो याद करने पड़ते ही है। तो कुंभा के पापा का नाम क्या था? अभी बार बार हम पढ़ ही रहे हैं, मोकल। अब पापा का याद करो, फिर मम्मी को क्यों छोड़ो पीछे, मम्मी का ही याद कर लो। तो मम्मी का नाम था सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार। तो कभी कोई पूछ ले भाई माता पिता का नाम बताइए, तो दोनों याद रख लेना कि पिता का नाम तो था मोकल और मम्मी का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। कोई कोई जो राजा होता है उसकी 2 उपलब्धियां हो सकती है, सीधी सीधी। अच्छा अट गया ये, वापस लिख लो। मोकल तो पिताजी का नाम है,
और मम्मी का नाम है सौभाग्यवती परमार। ये उसकी मम्मी का नाम। किसी भी राजा की दो प्रकार की अचीवमेंट हो सकती है, या तो उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट हो सकती है या उसकी कल्चरल अचीवमेंट्स हो सकती है। ज्यादातर राजाओं की हम पॉलिटिकल अचीवमेंट देखते हैं, क्यों भाई राजा का काम युद्ध लड़ना, संधियां करना, इस प्रकार के हुआ करते थे। पर इतिहास में कुछ कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने कल्चर को भी खूब सारा विकास किया है, कल्चर में भी खूब सारी बढ़ोतरी की, उसको प्रमोट किया है। और मैंने तो आपको पहले दिन ही बात बताई थी, बात कि इसीलिए मिडिवल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कल्चर के साथ जुड़ा हुआ पार्ट। और जिन राजाओं ने कल्चर को प्रमोट किया था, उन राजाओं में, राजस्थान के राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण कोई नाम आता है तो कुंभा का नाम आता है। कि कुंभा ने अलग अलग क्षेत्रों में, सब प्रकार की गतिविधियों के अंदर, कि कंस्ट्रक्शन में उसने, लिटरेचर के अंदर उसने, म्यूजिक के अंदर उसने, सब चीजों में अपना कहीं ना कहीं योगदान दिया था। इवन कहा जाता है कि आजादी के बाद में कुंभा पर कमेटी बनी थी और कहा कि नहीं यार, एक आदमी इतना कर ही नहीं सकता है, एक ही आदमी ने ये सब कैसे कर दिया, और एक आदमी को इतनी सारी चीजों की जानकारी कैसे हो सकती है। लेकिन उसका भी रिजल्ट यही था कि नहीं साहब, कुंभा बड़ा महत्वपूर्ण राजा हुआ था, इंटेलिजेंट बंदा था, वो सब कर सकता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी रील बैक में आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा वहां से आप सुनिए, जहां हमने परसों कहानी खत्म की थी कि चाचा मेरा और महपा पंवार नाम के तीन आदमी हैं, और वो तीन बंदे मोकल को उसके कैंप के अंदर घुस के मार देते हैं। राजसमंद में जीलवाड़ा नाम की जगह पर उनका कैंप लगा हुआ है। गुजरात के अहमद शाह से युद्ध करने की तैयारी में वहां पर बैठे हुए, और चाचा मेरा महपा पंवार ने मार दिया। आपने उस दिन यदि सुना होगा अंत तक, तो आपने ये भी सुना होगा कि वो कुंभा को भी मारना चाहते थे, परंतु जो मोकल के पक्षधर या कुंभा के पक्षधर लोग थे, उन्होंने कुंभा को वहां से भगा दिया। कुंभा भागा, कुंभा भागे चित्तौड़ आया, अपनी दादी हंसाबाई को सारी कहानी बताई। उधर चाचा मेरा और महपा पंवार मारने के बाद वो भी भाग गए, पहाड़ियों के अंदर कहीं भाग जाते हैं। और कहा तो ये जाता कि वो मालवा की तरफ भाग गए थे, क्योंकि मेवाड़ से आगे मालवा की बाउंड्री शुरू हो जाया करती थी, तो मालवा की तरफ उधर भाग जाते हैं। कुंभा हंसाबाई के पास आया, उसने रोते रोते सारी बात बताई कि दादी ऐसी ऐसी बात हुई, पापा को तो उन्होंने मार दिया। किसने? तो चाचा मेरा और महपा पंवार ने। किधर गए? तो वो तो आगे भाग गए पहाड़ियों के अंदर, और मुझे भी जैसे तैसे करके वहां से बगैर मैं आपके पास में। अब बेचारे हंसाबाई को टेंशन नहीं, हंसाबाई को लगा कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया है, क्या पता वो पोते को भी मार दे, और अब तो मेरी यही बचा है, इसको कोई मार देगा तो फिर तो कोई धनी धोरी कौन है, फिर चित्तौड़ कौन संभालेगा, कौन बचाएगा। और हंसाबाई को एक बार वापस अपना भाई याद आया, रणमल। मैंने बताया था रणमल हंसाबाई का भाई था, और मोकल का संरक्षक भी रहा था, मोकल का गार्जियन वो रहा था, लेकिन बाद में मेवाड़ वालों की सेना की सहायता से वापस मारवाड़ चला गया था। वहां पे अपने भाई जो सत्ता था उसको हटा कर उसने वहां पर कब्जा किया था शासन के ऊपर। हंसाबाई ने एक बार फिर रणमल को मैसेज किया, भैया प्लीज राखी के बंधन का फर्ज निभाने के लिए आओ, एक बार और हमारी सहायता करने के लिए आओ। तो कुंभा का भी जो गार्जियन बना था शुरुआत के अंदर, वो रणमली गार्जियन बना था, तो कुंभा का गार्जियन भी रणमली था। ये याद रखने वाली बात। तो अब कोई पूछ ले कि रणमल मेवाड़ के कौन कौन से राजाओं का गार्जियन रहा था, तो दो राजाओं का गार्जियन रहा था। पहले मोकल का गार्जियन रहा था, और बाद में किसका गार्जियन बन गया? कुंभा का गार्जियन बन गया था। मतलब दोनों बाप बेटे का गार्जियन रहा था। अब रणमल कुंभा का क्या लग गया इसके, ये तो पापा का ही मामा लगता है अपने आप में। अब ये संभालता था, ये आया, इसने आते पूछा क्या बात हुई, और बताया कि साहब ऐसे ऐसे तुम्हारे भाणजे मोकल को मार दिया। किसने? तो कहा साहब ये लोग थे। और रणमल अपने साथ में अपने साथियों को लेके आया था। रणमल ने कहा लिस्ट बनाओ, चुन चुन के मारेंगे। और कहते रणमल ने पता लगाया, और पता लगा कि वो चाचा और मेरा दोनों को मार दिया था भीलों की सहायता से। भीलों ने सहायता की थी। तो यहाँ से मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आगे तक जो महाराणा प्रताप है उसके बाद में भी आगे पढ़ेंगे, तो हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे कि जो भील थे उन्होंने हमेशा मेवाड़ वालों की सहायता की थी। तो रणबली भी वहां पे भीलों की सहायता लेता है। ये भीलों के क्षेत्र में कहीं पे छुपे हुए थे, और चाचा और मेरा दोनों को मार दिया था। हालांकि यहां से महपा पंवार जो था, और एक बंदा और था एक्का, ये दोनों यहां से भाग के मालवा चले गए थे। और मालवा का उस टाइम सुल्तान हुआ करता था महमूद खिलजी, या आपका दो महमूद खिलजी फर्स्ट। ये दोनों भाग के मालवा के सुल्तान के पास चले गए, कहा हमें शरण दे, और मालवा के सुल्तान ने इन दोनों को शरण दे दी थी। तो आप ये थोड़ा सा याद रखना कि रणमल वहां से आता है, रणमल चाचा और मेरा को मार देता है, लेकिन महपा पंवार और एका नाम के दो आदमी थे, वो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के पास चले गए थे, उसने उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दी थी, उनको अपने पास में वहां पर रख लिया था। किस किसको? महपा पंवार और एका को। किसने? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। कहाँ का सुल्तान है? मालवा का सुल्तान। अब इसका मतलब मालवा वालों के साथ में कहीं ना कहीं पंगा हो जाएगा।
अब इनको चाचा मेरा को और इनको तो मार दिया। चाचा मेरा को मारने के बाद में रणमल हंसाबाई के पास गया और रणमल ने हंसाबाई को जाकर, दीदी मैंने वो मार दिए उनको, तो अब आपको तो मैं जाऊं। हंसाबाई बेचारी डरी हुई थी। वही बात है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने कहा देख भाई, तू पिछली बार भी आया था और मोकल के लिए तुमने खूब सारा काम ही किया था, लेकिन तू गया और तेरे जाते मोकल को मार दिया। इस बार भी तू आया, धन्यवाद तेरा, तूने कुंभा के लिए इतना सब कुछ किया, पर तू जाएगा और तेरे जाते ही वो कहीं आगे वापस कुंभा को मार दे। थोड़े दिन और रुक जा तो यहाँ पे तू। रणमल ने कहा दीदी आप इतना कह रहे हो तो थोड़े दिन में और रुक जाता हूँ यहाँ पे। और कहते रणमल वहीं रुक गया और रणमल ने अपने जो बाकी भाई बेटे थे उन सबको भी बुला लिया और बुला कर भाई यही आ जाओ, अपने को यहाँ की व्यवस्था पूरी देखनी पड़ेगी। अब वहां मेवाड़ के अंदर रणमल का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लग जाता है, रणमल का जो प्रभाव था वो बढ़ने लग जाता है। मैंने और बताया था रणमल मारवाड़ का था, मारवाड़ वाले राठौड़ थे। इसका मतलब अब वहां पे किसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था? राठौड़ों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था। और जबकि मेवाड़ वाले खुद कौन थे? गोहिल, और गोहिलों में भी कौन से गोहिल? सिसोदा वाले गोहिल थे, तो सिसोदिया थे। तो अब वहां पे मेवाड़ में साफ साफ दो गुट बन गए। मेवाड़ के अंदर दो गुट बन गए, एक गुट बन गया राठौड़ों का और एक गुट बन गया सिसोदियों का। दो गुट बन जाते हैं वहां पे। राठौड़ों वाले गुट को लीड कौन कर रहा है? रणमल। सिसोदियों वाले गुट को लीड कर रहा था राघव देव। ये चुंडा का भाई था, वो जो चुंडा मालवा चला गया उसका भाई था ये। आपका तो एक तरीके से मोकल का ही भाई के दो। और ये यहाँ पे राघव देव लीड कर रहा था यहाँ पे। अब रणमल में और राघव देव में टसल रहनी शुरू हो गई। रणमल में और राघव देव में बंदी बंद हो गई और राघव देव बेचारा तंग। राघव देव ने रणमल को कहा और दो चार बार, अतिथि तुम कब जाओगे? यार आए थे सहायता करने के लिए, मान लिया हमने बात, अब जाओ वापस अपने, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और सारी पोस्टें अपने घर वालों को और बांट दी तुमने। पर रणमल को पता था कि जब तक हंसाबाई अपने साथ है अपने को कोई नहीं निकाल सकता यहाँ पे। रणमल लगा रुको एक बार, थोड़ा दिन टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। पर बाद में रणमल को लगा अच्छा राघव देव थोड़ा ज्यादा तीन पांच कर रहा है, और उसने एक दिन कहते हैं कि अपने आदमियों को भेज के राघव देव को मरवा दिया था। तो राघव देव की हत्या करवा दी, इसका मर्डर करवा दिया। किसने? रणमल। अब जब रणमल ने राघव देव को मरवा दिया तो अब तो जो राह का कांटा था वो भी समाप्त हो गया। अब तो फुल पावर के अंदर ही कौन है? रणमल एकदम फुल पावर के अंदर। और रणमल भयंकर आदमी था, डील का डाकी टाइप का आदमी था। कहते हैं साढ़े 7 फीट हाइट है, क्योंकि 1.5 क्विंटल वजन का आदमी था। 5-7 आदमी तो मिल जाए तो भींच भींच के मार दे, ऐसा हुआ करता था रणमल। पर जी हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी। और कहते हैं जब मेवाड़ में रणमल रहता था तब रणमल की वहां पे गर्लफ्रेंड थी, भारमली। एक दासी थी भारमली नाम करके, इससे रणमल प्रेम किया करता था। और कहते हैं दिन रणमल शाम को गया भारमली के पास, दारू के नशे में था ही थोड़ा, और उसने दारू के नशे में भारमली कह दिया कि भारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी करेंगे। उसने पूछा कैसे? तो कहा मेरा प्लान ये है कि मैं कुंभा को मारूंगा और मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा तू रानी बन जाएगी। आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग सकता है कि यार कुंभा के तो संरक्षण के लिए आया हुआ था, कुंभा का तो गार्जियन बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, उसको कैसे मार सकता है? पर राजतंत्र यही हुआ करते थे, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ा जाता था, एक दूसरे को आगे सलटा के आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था। पर भारमली एकदम सच्ची देशभक्त टाइप की महिला थी। उसने सोचा भले अपने रणमल से कितना ही प्रेम करते हैं, लेकिन अपना देश तो मेवाड़ है और मेवाड़ का राणा कुंभा है। राणा कुंभा मरता तो मेवाड़ की बेइज्जती। और कहते हैं कि उसने दूसरे दिन जाके ये बातें सारी हंसाबाई को बता दी और हंसाबाई को जाके कहा कि आपका भाई ऐसा ऐसा करने वाला है, आप देख लो। हंसाबाई ने एक बार तो कहा ऐसे कैसे मेरे भाई पे तू इल्जाम लगा रही है, ये सब ब्लेम है, झूठे हैं। उसने कहा मैंने खुद सुना है, मेरे को उसने खुद ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, और यदि बात झूठी हो ना तो आप मुझे फांसी लटका देना। जानती हंसाबाई भी थी कि रणमल आदमी तो टेढ़ा है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। पर अब दिक्कत दूसरी, अब यदि हंसाबाई रणमल को ये कहे कि रणमल तो कुंभा को मत मारना, तो परसों मारता कल मारे। वो गांव वाली सी कहानी है कि गांव में कोई पागल आदमी था, डेली बदमाशियां करता था, कभी कोई बच्चों को पीट देता, किसी बच्चे को कुएं में लटका देता, किसी के पीछे धूल फेंक देता। एक दिन कोई गांव वालों ने बुला कहा यार बाकी सब तो सही है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा कि ये तो पहले मुझे दिमाग में नहीं था, ये आपने ठीक याद दिलाया। तो मारवाड़ी के अंदर अपने तो कहावत थी कि काला काला गांव मत बाल जे, क्या मैं भलो चेता हूँ, इस बार आपने ठीक याद दिलाया, इस बार मैं ये तो कर ही दूंगा। तब रणमल को कह दे मत मारना, तब तो पक्का ही मारे। अब बेचारे हंसाबाई क्या करे? तो हंसाबाई को याद आया चुंडा।
जो चुंडा कभी हंसाबाई के डाउट करने की वजह से मालवा चला गया था, जो चुंडा मोकल का संरक्षक बना था, जो चुंडा मेवाड़ का भीष्म है, जो मालवा के अंदर वहां नौकरी कर रहा है, वो याद है। और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज किया कि चुंडा जी, अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, कितने दिन हो गए आपको गए हुए, जहाँ बर्तन साथ रहते हैं वहां आपस में खटकते ही हैं, लड़ाइयां किसके घर में नहीं होती, मैं तो उल्टी आपकी सौतेली माँ हूं, लोग तो वैसे इल्जाम लगाते हैं कि सौतेली माँ इसलिए घर से भगा दिया, अब आपको आ जाना चाहिए, जो बातें हुई कहा सुनी हुई उन सबको छोड़ दिया जाना चाहिए। चुंडा बेचारा खुद भी तंग आया हुआ था, मालवा में नौकरी करता करता वहां पे। चुंडा ने हाथों हाथ वापस मैसेज किया कि आना कब है आप, तो ये बताओ, तुम तो सवेरी वाली गाड़ी से ही आ जाओ। अगले दिन भाई चुंडा वापस आ गया। चुंडा वापस आया, चुंडा ने आगे पूछा भाई क्या बात हुई, चुंडा को पूरी बात तोल के बताएगी कि साहब ऐसे ऐसे आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन यहाँ रहा, उसके बाद वापस चला गया, लेकिन चाचा मेरा और मैं पापा ने मोकल को मार दिया, हमने उसके बाद रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने हालांकि चाचा और मेरा को तो मार दिया, लेकिन रणमल यहीं जम गया, राघव देव जी ने जब विरोध किया तो इसने राघव देव जी को भी मार दिया, और अब ऐसी खबरें हमने इसे सुना है, पक्के प्रूफ के साथ हमने सुना है कि ये कुंभा को मार के मेवाड़ का राणा बनना चाहता है, मेवाड़ का शासन अपने पास में लेना चाहता है। चुंडा ने कहा ऐसे कैसे, हमारे बाप दादों की बपोती है, ये हमारा राज्य, ऐसे कौन कैसे कब्जा कर सकता है, तो क्या किया जाए, तो रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले रणमल को ही मार दिया जाए। अब रणमल को मारे कौन, रणमल मैंने जो बताया भयंकर लंबा चौड़ा आदमी था, डाकी टाइप का आदमी था, और यूं सीधा सामने जाके उसके मारे तो वो पीट पीट के मार दे, तो कहा क्या किया जाए, कोई युक्ति बिढ़ाई जाए। एक बार वापस बारमली को कहा गया कि बारमली तेरे को एक और काम करना पड़ेगा। बारमली ने कहा बताओ, कहा आज जब रणमल श्याम को आए तो तुम उसको दारू पिला के टल्ली कर देना, और जब नशे के अंदर होगा तो हम उसको मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल जी से टूट के मोहब्बत करती हूँ, पर आप कह रहे हो तो देश के लिए इतना कर ही दूंगी। और कहते हैं उस दिन रणमल जब शाम को गया, रणमल गया तो उसने बारमली कहा खाना वाना लगा दे। बारमली ने कहा डेली डेली क्या बाहर से पी के आते हो, कभी तो मेरे साथ भी तो पेक लगाने चाहिए। रणमल ने कहा तो इतनी रोमांटिक पहले लगी नहीं थी कभी, ला तू तो ला आज पेक तो लेके आ तू अपने। बारमली से दो एक पेक लिए, फिर रणमल ने कहा अब तो खाना लगा दे। बारमली ने कहा कि नहीं नहीं, एक एक मेरे नाम का पेक और लेना पड़ेगा। ऐसे कहते उसने धीरे धीरे करके पूरी बोतल खाली करवा दी, पर उस डाकी के तो कोई बोतल में असर पड़े नहीं, दूसरी बोतल खोल ली, बारमली पैक बनाए, रणमल पिए। फाइनली रणमल पीता पीता नशा तो अपना असर दिखाए जी, शराब तो असर दिखाए, और रणमल वहीं चारपाई पे अचेत होगी गिर गया एकदम। और जैसे अचेत होगी गिरा, बारमली ने आसपास जो खड़े थे उनको बुलाया, सिसोदिया जो खड़े थे उनको बुलाया भाई आ जाओ, और ये यहाँ पे रणमल अचेत हो गया। पर अब पास में तो भी डर लगे, और लगे कि ये दारू पिया हुआ खड़ा हो गया तो भी मार देगा, तो कहते हैं रणमल को चारपाई पे बांध दिया गया था। रणमल को बांधा चारपाई पे, हाथ और पैर बांधे उसका, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा और उसने छाती छाती पे चाकू मार। पर कहते हैं रणमल को जैसे चाकू लगे थे उसको होश आ गया था, और वो समेत चारपाई जो आदमी ऊपर बैठा उसको लेके खड़ा हो गया था, और उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना ज्यादा मतलब यूं शक्तिशाली आदमी था रणमल। लेकिन इतने वो खूब सारे लोग थे, कोई तलवारों से कोई भाले से पड़ा, रणमल को मार दिया। तो रणमल को बारमली की सहायता से मार दिया गया था। कुल मिला के बारमली रणमल के साथ में बेवफाई कर गई थी। रणमल का बेटा था जोधा, जोधा जो आगे हम पढ़ेंगे जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, वो वही मेवाड़ के अंदर था। और वो क्यों, उसके बाकी भाई उसके अंकल सारे वहीं रहते। मैंने आपको बताया था कि रणमल ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, भतीजों को, सबको वहीं बुला लिया था। वो कहीं नीचे किसी दूसरे महल के अंदर कह रहे हैं, उस दिन कुछ संगीत वंगीत का कार्यक्रम था और उसमें संगीत सुन रहे थे, टांग पे टांग देके वहां बैठे हुए थे। और हो क्यों ना, बाप की तुत्ती बोलती है तो वहां आराम से मजे करते थे। पर कहते हैं कि जो वहां पे संगीतकार था, जो गीत वगैरह गा रहा था, उसको इस बात का पता चला कि साहब ऐसे ऐसे रणमल जी को वहां पर मार दिया है। और सिसोदिया को उस दिन प्लानिंग कि आज मारवाड़ वाले राठौड़ों में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, जितने हैं सबके सबको मारना है। तो उनका आप जोधा को उनकी तरफ चलते हैं, उनको और मारते हैं। उस संगीतकार को बेचारे को पता चला, और उसने टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज में उसने बोला कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए, कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया है। और जोधा ने, उसके भाइयों ने, काका ने, भतीजों ने जैसे ये बात सुनी, हाथों हाथ चप्पलें हाथ में ली उन्होंने, और वहां से भागे, जो पीछे मुड़ के नहीं देखा। चुंडा को इनको पता चला कि साहब जोधान भाग गए, तो इनका पीछा करो इनका। तो खूब दर पीछा किया, पर चुंडान उस दिन, जोधान उस दिन सारे हुसैन बोल्ट बन गए थे, आसपास ही कोई नहीं दिखाई दिया। चुंडा ने कुछ दूर तो पीछा किया, फिर कहा रहने दो जाने दो, अपने दिन के घर पे कब्जा कर लो। घर कौन सा, तो ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ वालों की राजधानी मंडोर, तो मंडोर पे कब्जा कर लो। चुंडान ये गए, इन्होंने जाके मंडोर पे कब्जा कर लिया। जोधान बेचारे भागे भागे ठेठ बीकानेर के पास जाके रुके।
बीकानेर के पास में जाके एक गांव पड़ता था काहुनी, उस काहुनी नाम के गांव के अंदर जाके शरण ली। वहां पीछे मुड़ के देखा कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो वहां जाके रुके। अब स्थिति समझ में आई कि इतने दिन अपने मेवाड़ में नेतागिरी कर रहे थे, पापा की वजह से पापा को वहां पे मार दिया तो मेवाड़ की नेतागिरी खत्म। अपनी खुद की राजधानी थी मंडोर, मंडोर पे चुंडा और बाकी सिसोदियों ने जाके कब्जा कर लिया है, इसलिए वहां वाली अपनी नेतागिरी भी खत्म। तो अब क्या किया जाए, तो अब तो अपना घर तो वापस लिया जाए। अब कहते भाई जोधा ने वहां पर अपनी सेना वगैरह बटोरनी शुरू की, जैसे तैसे करके घर वापस लेने की कोशिश की, लेकिन चुंडा मंडोर पर हमला करे, सॉरी जोधा मंडोर पर हमला करे, वहां पे हार जाए, हार के वापस भाग जाए। थोड़े दिन बाद वापस सेना इकट्ठी करके लाए, वापस कोई मंडोर पर हमला करे, वापस हार जाए, वापस चला जाए। कहते ऐसे ही एक बार एक हमले के अंदर जोधा बहुत ज्यादा घायल हो गया, और घायल होने के बाद में और वहां से अपने घोड़े पर बैठ के भाग रहा था। ये मारवाड़ का देश, तपती दोपहरी, दूर दूर तक ना बंदार ना बंदे की जात, पीने के लिए दूर दूर तक पानी नहीं। जोधा घोड़े पर खून से लथपथ एकदम चला जा रहा, प्यास लग गई और उसे लगा कि यार पानी नहीं मिला तो वैसे ही मर जाएंगे अपने। और उसको दूर खेत में कोई किसान की डाणी दिखाई दी, उसको लगा यार हो ना हो किसान की डाणी है तो वहां किसान होगा, और वो नहीं होगा तो पानी का जरूर कोई साधन मिल जाएगा। उसने अपने घोड़े को उधर दौड़ाया, लेकिन उस डाणी के पास तक पहुंचते पहुंचते तो जोधा तो खुद ही एकदम निढाल होके गिर गया। लेकिन जैसे ही वहां डाणी के पास घोड़ा पहुंचा, घोड़ा समझदार था, घोड़ा वहां रुक गया। किसान तो घर पे था नहीं, किसान की वाइफ घर पे थी, वो महिला बाहर आई, उसने आगे देखा कि यार घोड़ा आगे खड़ा है, घोड़ा एकदम पसीने पसीन हो रखा है, दौड़ गया, इसका मतलब वो सवार तो बेहोश ही पड़ा उसके ऊपर। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ प्राणी की तलाश के अंदर इधर आए होंगे। उसने जैसे तैसे करके जोधा को नीचे उतारा, छाया के अंदर खींच के लेके गई, हवा हुआ दिन, पानी के छिंटे मारे। जोधा को थोड़ा होश आया, उसको जब पता चला इस बात का, तो उसने थैंक यू आपने जान बचाई, मुझे पानी पिलाओ। पानी पिलाया, थोड़ा और यूं स्फूर्ति महसूस की, उसने एनर्जी महसूस की थोड़ी शरीर में। उसने थैंक यू आपका, अब मैं चलता हूँ। तो मारवाड़ का देश, ग्रामीण प्रधान सभ्यता, आज भी रिवाज गांव के अंदर कि आया हुआ मिनक घर से भूखा तो नहीं जाना चाहिए। और उस महिला ने जोधा का खाना खा ले। जोधा वैसे बेचारा भूखा ही था, उसने कहा खाना तो खा लूंगा। मारवाड़ में खाने के नाम पे क्या हो, तो खाने के नाम पे मारवाड़ में होती थी खिचड़ी। आप ज्यादातर लोगों ने खिचड़ी खाई हो, खिचड़ी नहीं अपने उसको बोलते हैं खिचड़ा, खिचड़ी तो बीमारों को खिलाते हैं, वो खिचड़ा जो हुआ करता था वही मुख्य व्यंजन हुआ करता था उस टाइम। और उसने थाली के अंदर वो खिचड़ा परोसा, पूरी थाली में खिचड़ा, बीच में जगह करके उसमें घी डाला होगा, आपने खाया होगा, ऐसे ही खाते हैं। और जोधा ने कई दिनों बाद घी देखा था, और जोधा ने एकदम बीच में हाथ मारा, कहते बीच में हाथ मारा तो हाथ जल गए उसके। हाथ जले तो वो महिला पास में बैठी थी, उसने कहा तू जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा कान खड़े हुए, उसने कहा तुझे क्या पता जोधा मूर्ख है भाई। उसने कहा और क्या मूर्ख है, एकदम बीच में आके मंडोर पर हमला करता है। मंडोर राजधानी है, राजधानी बीच में होती है, आगे मंडोर पर हमला करता है, हार के वापस भाग जाता है। तो जोधा ने पूछा तो जोधा को क्या करना चाहिए। उसने कहा साइड साइड से गांव जीतने चाहिए, 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 7 गांव जीते, धीरे 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 मंडोर पे, फिर मंडोर पे कब्जा कर ले। फिर उसने कहा छोड़, तू क्यों पूछ रहा है, तुझे तो खिचड़ी नहीं खानी आती है। खिचड़ी साइड साइड से खा, फिर जाके बीच में पहुंचेगा, तू घी के पास पहुंचेगा, बीच में हाथ मारेगा तो हाथ ही जलेंगे तेरे। उस दिन भाई जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं प्राप्त की, ये तो मंडोर कैसे जीतना है, दूसरा खिचड़ा कैसे खाना। उसको तो खिचड़ा भी नहीं खाना आ रहा था। अब उसने साइडों साइडों से गांव जीतने शुरू किए, धीरे धीरे मंडोर के पास पहुंच गया। और जब एन मंडोर के पास पहुंचा, तब उसने हंसाबाई के पास मैसेज करवाया कि देखो बुआ, बुआ लगती थी उसकी, तो रणमल की बहन थी, तो कि देखो बुआ अब खून खराबा खूब हो गया, मैं 15 साल भटक लिया। कहते हैं 1438 के आसपास में रणमल को मार दिया था, और 1453 के आसपास में मंडोर के आसपास पहुंचा था, 15 साल बीत गए थे। कहते हैं मैं 15 साल भटक लिया हूं, राज्य मेरा ही यही है, गलती थी तो पापा गलती थी, मेरी गलती नहीं, और गलती थी तो भी हमने भुगत ली। अब मैं मंडोर वैसे भी कब्जा कर लूंगा, यदि आप समझौता करवा के दिला दो सबसे अच्छी बात। हंसाबाई ने कुंभा को कहा कि कुंभा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी इस घर के अंदर करके क्या सुख पाए। पहले जो मेरा भाई था रणमल, वो मेरे बेटे मोकल के लिए, तू मेरा पोता है, तेरे लिए बेचारा लड़ा, और अब मेरा ही जो भतीजा है उसको खुद का राज्य नहीं मिल पा रहा है, वो तो उसको दे दे। कुंभा ने जब दादी जी ने ये बात की, तो कुंभा ने कहा ठीक भाई, अपने संधि कर लेंगे। और कहते हैं उसके बाद में जोधा मंडोर पर कब्जा कर लेता है, और कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि होती है, आंवड़ बांवड़ की संधि, आगे हम पढ़ेंगे। पर ये थोड़ा सा फ्लैशबैक है, ये थोड़ी सी पुरानी कहानी है, तो थोड़ा याद रखना कि किस प्रकार रणमल वहां पे गया था, रणमल को वहां पे मारा गया, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे चुंडा वापस आया, वो सब चीजें आपके दिमाग के अंदर रहनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं, देखो इसके बाद अपने, तो हम राजनीतिक उपलब्धियों से चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ एक,
जो मैंने अभी बताया आपको, आंवल बावल की संधि। ये आपके कुंभा और जोधा के बीच की संधि है। तो ध्यान रखना किस किस के बीच में हुई, कि कुंभा प्लस जोधा। कब हुई, तो 1453। क्या कहा गया इस संधि में, तो इस संधि के अंदर कहा गया कि मंडोर पर आज के बाद अब जोधा कब्जा हम छोड़ देंगे। अब इतने दिन क्या था, इतने दिन मेवाड़ तो कुंभा का ही, मारवाड़ पे भी एक तरीके से कुंभा ने कब्जा ही कर रखा था। तो कहा गया कि भाई अब मेवाड़ मारवाड़ का विभाजन करो अलग से, तो फिर एक बाउंड्री बनाई गई और कहा गया जितनी दूरी में आंवले की झाड़ियां हैं, आंवल आंवल एक मेवाड़ के अंदर झाड़ी होती है, हरी भरी एक झाड़ी होती है, जितनी दूर में आंवल है उतनी दूर में तो मेवाड़ मान लो, और जहां से बावली शुरू हो जाते हैं, बबूल किंकर जो अपने बोलते हैं, वो जो शुरू हो जाते हैं, वहां से आप मारवाड़ मान लो। हरी भरी जमीन मेवाड़ की और जहां सूखा सूखा शुरू हो जाता है वो मारवाड़ का मान लो, इसलिए संधि का नाम पड़ गया आंवल बावल की संधि। और ये जो बाउंड्री बन रही थी, बाउंड्री अपने पाली के अंदर एक जगह पड़ती है सोजत, वहां सोजत में जाके बाउंड्री बन रही थी, इसलिए कहा गया सोजत अब मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री है। सोजत से इधर वाला इलाका तो इसको दे दिया मारवाड़ को, और उधर उधर वाली जो जगह थी वो किसको दे दी थी, मेवाड़ को। फिर जोधा ने सोचा यार अब इतने सालों की जो दुश्मनी थी उसको भुला ही देते हैं, इन्होंने संधि कर लिया अपने साथ में, ये सब कर ही दिया। तो जोधा ने कहा कि मैं मेरी बेटी की शादी, जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर, इसकी शादी कुंभा के बेटे के साथ कर दी, और कुंभा का जो बेटा था उसका नाम था रायमल। तो दुश्मनी बुलाने के लिए पहले अक्सर ये सबसे अच्छा उपाय होता था, आपस में शादी ब्याह वापस कर लो, रिश्तेदारियां कर लो, तो पुरानी जो दुश्मनी होती थी वो टूट जाया करती थी। तो जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी किसके साथ में कर दी, रायमल, रायमल जो कुंभा का बेटा था उसके साथ में कर दी। तो मेवाड़ और मारवाड़ के रिलेशन कैसे आपस में सही हुए वो याद रखना आप। तो कौन सी संधि है वो, आंवल बावल की संधि। कब हुई है, 1453, 1453। किस किस के बीच में, कुंभा प्लस जोधा। क्या कहा गया कि आज के बाद मंडोर किसका है, जोधा का। आंवल बावल की संधि इसलिए कहते हैं जहां तक हरी भरी जमीन है, आंवले जैसी आंवले की झाड़ियों वाली जमीन है वो मेवाड़ की, जहां से बावल या बबूल शुरू होते हैं वो मारवाड़ का। बाउंड्री बीच में किसको बनाएगी, सोजत को, पाली के अंदर जगह पड़ती है। और जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी किसके साथ में कर दी गई, कुंभा के बेटे रायमल के साथ में, ताकि दुश्मनी खत्म हो जाए। आप ये भी देखो, इससे ना कुंभा की डिप्लोमेसी भी झलकती है। कुंभा कहीं ना कहीं डिप्लोमेट आदमी है, वो ये समझता है कि यार पड़ोसियों के साथ में ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई जारी नहीं रखनी चाहिए, पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे होने चाहिए। मेवाड़ का पड़ोसी कौन, मारवाड़, फिर रिश्तेदार और थे, इसलिए इनके साथ वापस अपने दोस्ती कर ली जाए। तो यहाँ पे कुंभा इनके साथ में दोस्ती कर लेता है। तो कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट जो पढ़ रहे थे उसके अंदर एक तो ये मेवाड़ मारवाड़ का चूंकि थोड़ा फ्लैशबैक चल रहा था, इसलिए मैंने वहां से बताया, इसलिए बात सामने आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये याद रख लेना भाई, ये मैं वापस मिटा रहा हूं इसको। अब एक लिखा हुआ इसके अंदर सारंगपुर का युद्ध। क्या हुआ देखो, मैंने अभी बताया था कि रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने आगे चाचा और मेरा को मार दिया क्योंकि वो मोकल के हत्यारे थे। मैंने बताया था महपा पंवार और एका नाम के दो बंदे थे, और वो भाग के मालवा के सुल्तान के पास चले गए, और मालवा का सुल्तान हुआ करता था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, कुंभा ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी, ये भाई ये दो जो बंदे तेरे पास बैठे हैं ये मेरे पिता की हत्या में शामिल थे, और इनको तू वापस दे। महमूद खिलजी ने मना कर दिया। महमूद खिलजी ने कहा नहीं साहब ये शरणागत है, इन्होंने असाइलम लिया हमारे पास में, आगे शरण लिए, और शरण लिए हुए आदमी को वापस नहीं दूंगा मैं। कुंभा ने कहा मैं मारूंगा तेरे को, बाद में इनका तो जो होगा वो देखा जाएगा, तेरे पड़ जाएगी फालतू के अंदर। महमूद खिलजी ने कहा जो हो, मैं इनको तो नहीं, इनको अपने पास में रखूंगा। महमूद खिलजी के मन में एक कोई दूसरी बात, कहते ऐसे ही एक कोई महमूद खिलजी का एक विरोधी और था, उमर खां, और उस उमर खां को कुंभा ने किसी टाइम में शरण दी थी, इसलिए उसके दिमाग में थी कि तूने मेरे विरोधी उमर खां को शरण दी थी, मैं ले तेरे विरोधियों को शरण दे दूंगा, मैं इसको महपा और एका पंवार को, सॉरी महपा पंवार और एका को शरण दे दूंगा। इस बात पे कुंभा को गुस्सा आया, कुंभा महमूद खिलजी पर हमला कर देता है। ये मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है सारंगपुर, 1437 1437 एडी में युद्ध हुआ। किस किस के बीच में युद्ध हुआ, कुंभा और महमूद खिलजी के। ये कोई युद्ध पूछ लेगा आपसे, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ। कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, तो कुंभा और महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर। सारंगपुर कहां पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। कब हुआ,
तो 1437 में किस बात को लेकर हुआ? एक तो अपने राज्य का विस्तार करना, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, वो तो याद रखनी है। एक ये भी याद रखना है कि महमूद खिलजी ने कुंभा के जो पिता के हत्यारे थे उनको अपने पास में शरण दे दी थी, इस वजह से भी कुंभा नाराज था और उसने ये युद्ध कर लिया था। कुंभा जीत गया। कुंभा जीतता है और जीतने के बाद उसने चित्तौड़ में एक विक्ट्री टावर बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। मैं विक्ट्री भी है मेरा, मैं जीता हूं, इसलिए जीत की याद में स्तंभ बनवाता हूं। अब याद क्वेश्चन याद रखने वाला ये, कोई पूछे कि विक्ट्री टावर किसने बनवाया था, तो विक्ट्री टावर कुंभा ने बनवाया था। कोई पूछे कि विक्ट्री टावर कौन से युद्ध में जीत के बाद बनवाया गया, तो बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर कब हुआ, तो 1437। बैटल ऑफ सारंगपुर किस किस के बीच में हुआ, तो कुंभा और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहाँ का राजा था, तो मालवा का। क्यों युद्ध हुआ, क्योंकि मालवा वाले महमूद खिलजी ने जो कुंभा के पिता मोकल थे, उनके जो मर्डरर थे, उनको अपने पास में असाइलम दे दी थी, उनको अपने पास में शरण दे दी थी। इतनी बातें याद रखने वाली सी बात, तो सारी बातें याद रखना है सारंगपुर युद्ध की। अब इसके बाद में पढ़ते हैं, देखो सारी बातें वापस। अब एक थोड़ी सी बात आगे और पढ़ते हैं। इस चंपानेर वाली संधि से पहले मैं एक बात और पढ़ाता हूं आपको। अपने यहाँ पे नागौर, नागौर में मैंने एक राजा बताया था, पिछले में मैंने बताया था, ऋषि श्रृंगी वाला अभिलेख कहता है कि नागौर में एक राजा था फिरोज खां, और मोकल ने उसको हराया था। फिरोज खां जब मर गया तो फिरोज खां का बेटा राजा बना यहाँ पे शम्स खां। इस बात पे शम्स खां का चाचा नाराज हो गया, मुजाहिद खां। उसने कहा राजा मैं बनूंगा। मुजाहिद खां नाराज हो जाता है, और मुजाहिद खां नाराज हुआ और मुजाहिद खां ने शम्स खां को हटा दिया और खुद राजा बन जाता है। कुल मिला के नागौर में एक सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। दो लोग लड़ रहे हैं, एक शम्स खां और एक मुजाहिद खां नाम के दो लोग बंदे लड़ रहे हैं। शम्स खां भाग के कुंभा के पास में आता है और इसने कुंभा को कहा कि आप मेरी सहायता करो और आप मेरी सहायता करके मेरे चाचा को हटा के मुझे राजा बनाओ। कुंभा ने कहा पक्का। कुंभा गया, कुंभा ने जाके मुजाहिद खां को पीटा और मुजाहिद खान को पीट के वहां पे राजा किसको बना दिया, शम्स खां को राजा बनवा दिया, और कहा कि तू मेरे को टैक्स टाइम टू टाइम बेचता रहेगा, तू आज के बाद मेरे अंडर में। शम्स खां ने कहा पक्का। सिंपल कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कुंभा ने कहा के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ले लिया था, सक्सेशन स्ट्रगल में भाग कुंभा पार्टिसिपेट कहां कर लेता है, नागौर। किस किस के बीच में था, शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच में। कुंभा सपोर्ट किसको करता है, शम्स खां का। कुंभा विरोध किसका कर देता है, तो मुजाहिद खां का। मुजाहिद खां का तो इसने विरोध कर दिया और शम्स खां का इसने क्या कर दिया था, पक्ष ले लिया था, इसका सपोर्ट कर दिया था। अब शम्स खां बन गया। शम्स खां ने बनने के बाद थोड़े दिन तो कुंभा की बात मानी और बाद में कुंभा की बात माननी मना कर दी, और इसने शम्स खां ने नागौर का जो किला था उसकी मरम्मत वगैरह करवानी शुरू कर दी। कुंभा गुस्सा है, कुंभा ने वापस सेना भेजी, इस बार शम्स खां को हराया इसने। अब शम्स खां भाग के गया गुजरात के राजा के पास। गुजरात का राजा हुआ करता था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह के पास गया और उसने जाकर देख अपने दोनों मुस्लिम भाई है, और मेरे को यार वहां राजस्थान में नागौर का राजा हूं और मेरे को कुंभा वहां पे पीटता रहता है, तू मेरी हेल्प कर। और शम्स खां ने अपनी बेटी की शादी और कुतुबुद्दीन शाह के साथ कर दी। कुतुबुद्दीन शाह गुस्सा गया, यार ऐसे कैसे हमारे भाई को वहां कुंभा पीट सकता है। कहते कुतुबुद्दीन शाह ने और सेना भेजी, और कुतुबुद्दीन शाह ने सेना भेजी, कुतुबुद्दीन शाह ने सेना भेजी तो कुंभा ने उसको भी हरा दिया। कुतुबुद्दीन शाह को भी कुंभा हरा देता, गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह। अब खुद हार के चला गया। ये बात मालवा वाले महमूद खिलजी को पता चली। महमूद खिलजी जो मालवा वाला पहले सारंगपुर वाले युद्ध में हार के गया था, उसको ये बात पता चली कि कुंभा ने गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह को भी हरा दिया। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। फिर दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो लोग आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी, एक मालवा का राजा एक गुजरात का राजा, दोनों का दुख एक। दोनों का दुख एक कौन, तो दोनों का दुख एक कुंभा, इसलिए दोनों आपस में दोस्त बने। और कुतुबुद्दीन शाह जो था वो महमूद खिलजी जो था, महमूद खिलजी अपना एक बंदा कुतुबुद्दीन शाह के पास भेजता है। कुल मिला के महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह से बातचीत करता है, और उसने कुतुबुद्दीन शाह को जाग कहा कि यार मेरे को, महमूद खिलजी ने कहा मेरे को कई साल पहले कुंभा ने हरा दिया था। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा मी टू, मेरे को अभी अभी जस्ट उसने और पीटा है, मुझे और मारा है उसने। तो कहा क्यों ना अपने दोनों मिले और मिलके कुंभा को हरा दे। कहा यार ये वाली बात सही। तो इस बार महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिले, मतलब मालवा का राजा और गुजरात के राजा मिले, और 1456 में दोनों एक संधि करते हैं।
चांपानेर की संधि, दोनों ने एक संधि कर ली वहां, चांपानेर की संधि गुजरात में जगह पड़ती है, चांपानेर की संधि की, और कहा इस बार अपने दोनों मिलके जाएंगे और मिलके कुंभा को हरा के आएंगे, दोनों मिलके कुंभा को हराएंगे। अगले साल दोनों ने अपने मिलके सेनाएं भेजी, अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है बदनौर, बदनौर के अंदर युद्ध हुआ, कहते इस युद्ध में कुंभा ने दोनों को मिलके पीटा था, दोनों को एक साथ हराया। कुल मिला के बात यह है कि कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को अकेले को सारंगपुर के युद्ध में हराया, कुंभा ने उसके बाद में नागौर वाले मुजाहिद खान को हराया, शम्स खां की सहायता की, फिर शम्स खां को हराया, फिर शम्स खां की सहायता करने के लिए कुतुबुद्दीन शाह आया तो उसको हराया, फिर कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलके आए तो उनको और बदनौर वाले युद्ध के अंदर हराया। अब और कहते हैं कि जब उधर से आपके ये महमूद खिलजी आ रहा था, किधर से ये आ रहा है, गुजरात से, आपके गुजरात से जब महमूद खिलजी आ रहा है तो गुजरात से जब राजस्थान में अंदर घुसेंगे तो अपने यहाँ पे राज्य कौन सा पड़ता सबसे पहले, सिरोही, और सिरोही में चौहानों का शासन हुआ करता था, चौहानों की एक ब्रांच थी देवड़ा, और उन देवड़ों का एक राजा था सहसमल, सहसमल देवड़ा एक राजा हुआ करता था, और कुंभा ने सहसमल देवड़ा के कुछ एरिया दबा रखे थे, इसलिए जब कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात वाला कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से आ रहा था उधर से, तो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा उससे मिला, कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा भाई हाँ सहसमल बता तू किसकी सहायता करेगा, मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, उसने कहा साहब आपकी, उसने मेरे खुद के एरिया दबा रखे हैं और मैं आपकी सहायता करूंगा, तो उसने अपनी छोटी मोटी टुकड़ी और सहायता के लिए यहाँ पे भेजी, लेकिन कुंभा कुतुबुद्दीन शाह को हरा देता है। कुतुबुद्दीन शाह जब हार के यहाँ से चला गया तब कुंभा ने पूछा कह रहे वो कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला उधर से आ रहा था तो बीच में चाय नाश्ते किसने करवाए तेरे, तो कहा साहब वो तो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा था। इस बार कुंभा ने सहसमल देवड़ा पे सेना भेजी और सहसमल देवड़ा को हरा दिया था, तो सिरोही को नरसिंह डोडिया नाम का सेनापति था, डोडिया परमारों की एक ब्रांच होती है, आगे पढ़ेंगे हम, याद रखना आप। तो नरसिंह डोडिया को भेजा, नरसिंह डोडिया जाके सहसमल देवड़ा की सेना को हरा के आ जाता, तो सिरोही पर भी कब्जा कर लेते। वापस ध्यान दे लेना आप, अपने पड़ोसी जोधा के साथ में एक संधि करता है, आंवड़ बांवड़ की संधि, इसके द्वारा जोधा को मंडोर वापस दे देता है, सोजत को बाउंड्री बना लेते हैं, और जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रैमल के साथ कर देते हैं। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराता है, क्योंकि इसने मोगल के हत्यारों को शरण दी थी, और इस युद्ध में जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। नागौर में शम्स खां और मुजाहिद खान के बीच का जो सक्सेशन स्ट्रगल है, इसमें पहले शम्स खां का साथ दिया, मुजाहिद खां को हटाया, फिर शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिलकर आए थे, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का राजा था, दोनों मिलकर आए थे, इनको हराया। फिर कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों एक संधि करते हैं, चांपानेर की संधि, कुंभा खिलाफ 1456 में मिलके बांटेंगे इसके राज्य को, पर इन दोनों को एक साथ 1457 में बदनौर के युद्ध में रहा, दोनों किसको, तो आपके महमूद खिलजी मालवा के राजा को और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के राजा को, और सिरोही के अंदर सहसमल देवड़ा राजा था, इसने गुजरात वालों की हेल्प की थी, इसलिए नरसिंह डोडिया को भेज के इसको भी हराया था। कुल मिला के कुंभा अपने टाइम का सबसे शक्तिशाली राजा था उत्तर भारत का। उत्तर भारत में उस समय 3 ही बड़े स्टेट हुआ करते थे, दिल्ली, गुजरात और मालवा। देख लो गुजरात और मालवा वालों को तो कुंभा नचा नचा के मार रहा है कि तुम अकेले आओगे तो अकेले मरोगे, साथ में आओगे तो साथ में मर के जाओगे यहाँ से। और दिल्ली की तो तब इतनी औकात ही नहीं थी कि कुंभा से लड़े, दिल्ली की तो हालत वो थी। आप जब मिडेवल नरेंद्र सर मिडेवल पढ़ाएंगे तब आपको और बताएंगे कि दिल्ली का राज्य तो दिल्ली से पालम तक था, कि दिल्ली से बाहर आता है हवाई अड्डा है पालम, कि बस इतनी दूरी में दिल्ली का राज चल रहा था, बाकी दिल्ली के पास तो कुछ बचा हुआ ही नहीं था अपने आप में। तो दिल्ली वालों की तो औकात ही नहीं थी। 1398 में जब तैमूर ने हमला किया था, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी तो नष्ट हो गई थी, सैयद आए थे, उनके पास कोई ज्यादा ताकतें नहीं थी, इसलिए कुंभा यहाँ पर शक्तिशाली राजा बना हुआ था। देख लो उसने सबको हराया। ये कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट है, जितनी हमने पढ़ी वो सारी की सारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो